नमस्कार, मेरा नाम नितेश है और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। स्टॉक मार्केट में पैसे डाल के उस पैसे को 5 टाइम 10 टाइम्स या 15 टाइम्स बनाना एकदम एक ड्रीम लगता है और हम ऐसा सोचते हैं कि वैसा बनाने के लिए या तो हमारे पास एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या फिर एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन होना चाहिए या फिर एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही ऐसा कर सकते हैं। और इसी चक्कर में हम कभी कभी फंस जाते हैं फ्रॉड्स के चक्कर में और हमारा हो जाता है नुकसान। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की एक किताब। इस बुक ने सारी चीजों को क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से एक कॉमन नॉलेज से हम आराम से एक मल्टी बैगर स्टॉक को चुन सकते हैं, एक मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5, 10, 15 टाइम्स तक रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, तो प्लीज जरूर पढ़िए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक मल्टी बैगर स्टॉक को पहचाना जाए, मल्टी बैगर स्टॉक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज बोरिंग इज द बेस्ट। पीटर लिंच का यह मानना है कि जो कंपनी ट्रेंडिंग है उससे बच के रहनी चाहिए और जो कंपनी जितनी ज्यादा बोरिंग है वो आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न दे सकती है। बोरिंग कंपनी कहने का मतलब है कि हो सकता है आप जो सोप यूज कर रहे हो उसका कवर वो मैन्युफैक्चर कर रही हो, आप जो फ्रिज या फोन या फिर कार ड्राइव कर रहे हो उसका बस एक छोटा सा पार्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि किसी के नजर में भी नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा, बट उसके बिना काम चलेगा नहीं। ये ऐसे बिजनेसेस है जहां पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है और ये स्टॉक जब एक बार फट जाता है उसके बाद लोगों या इन्वेस्टर्स की नजर में आता है। मैंने भी ऐसे एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डील करता है। मैं यहां नाम नहीं बताऊंगा अदरवाइज रिकमेंडेशन हो जाएगा, बट मैंने उस कंपनी को देखा एंड मेरे को लगा कि व्हाई एनीवन हैज नॉट इन्वेस्टेड इन दैट, क्योंकि उसमें डेट नहीं था एंड बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। सो द फर्स्ट थिंग हमको ऐसा देखना है कि जितनी ज्यादा बोरिंग कंपनी है उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उतना ज्यादा उसके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। अभी जो फूड डिलीवरी कंपनी है या फिर जो टेक कंपनीज है, हम देखते हैं कि उनकी आईपीओ तो आ चुके हैं लेकिन वो ईयर के बाद वो अपना लॉस पोस्ट करते जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये फूड डिलीवरी कंपनी या टेक कंपनीज आपको रिटर्न तो दे दे, लेकिन जो मल्टी बैगर रिटर्न हम देख रहे हैं 5 टाइम 10 टाइम्स या फिर एक बड़े रिटर्न, ये आपको नहीं मिल पाएगा। और जिस तरीके से मार्केट का साइकिल चलेगा उसी हिसाब से यहां पे रिटर्न देखने को मिलेगा। सो द फर्स्ट थिंग, आप रिसर्च करें, रिसर्च में मेहनत लगेगा। चूज अ बोरिंग कंपनी जो कि एक बहुत ही मीडियोकर काम करता है लेकिन उस काम के बिना काम नहीं चल पाता। द सेकंड थिंग, फाइनेंशियली स्टेबल। मैं यहां पे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि ईयर ऑन ईयर एकदम बड़े बड़े प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऑलरेडी इन्वेस्टर की नजर वहां पे पड़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट वहां पे हो चुका रहेगा और ये जो बड़ा रिटर्न होता है उसका मौका हमको नहीं मिल पाएगा। तो हमको ऐसे कंपनी ढूंढनी है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल का मतलब क्या होता है, तो इसके कुछ चेक्स होते हैं। पहला चेक ये है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कंपनी लॉस में नहीं होनी चाहिए। कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी, अगर ऐसा गुमनाम कंपनी है जिसपे किसी इन्वेस्टर की नजर नहीं गई है, अगर वहां पे आप पैसा डालते हो तो आप पैसे बनाने के चांसेस आपके बहुत कम है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट बैलेंस शीट उठाओ, देखो कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। कंपनी शुड बी इन प्रॉफिट। द सेकेंड चेक इज दैट कि उनके डेट काफी कम होने चाहिए या फिर वो डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ट्रस्ट में, अगर आप स्कैन करोगे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि डेट फ्री है, जिन पे किसी का कोई नजर नहीं गया है, बट उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। थर्ड थिंग है कि उनके पास थोड़ा थोड़ा कैश फ्लो होना चाहिए और ईयर ऑन ईयर उनका जो सेल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी हो। अब ऐसा भी कंपनी ना हो कि एकदम जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा कम हो और कोई भी ऑपरेटर आके उसको हिला के चला जाए। तो थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को लगा कि हमको ऐसी कंपनीज को देखनी चाहिए जो कि न्यूज में अभी तक नहीं आई है, खबरों से दूर है। बट यहाँ पे जो इंडियन यूट्यूबर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनके दिमाग में ऐसा माइंडसेट रहता है कि नॉर्मल रिटेलर्स के पास ऐसा इंफॉर्मेशन आ ही नहीं सकता है जिसको लेके वो एक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना पाए। लेकिन
लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ऐसा होता नहीं है। हम भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे हम एक मल्टीफोल्ड रिटर्न बना सकते हैं। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कभी भी पैसे डालने के लिए खुद रिसर्च नहीं करता है। उनके पास एक टीम होती है रिसर्च एनालिस्ट, और जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनको कुछ कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपको इस तरीके की कंपनी खोजनी है। और यहाँ पे जितने भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो अपने साइड से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसका भी एक रीजन है। अगर मान लीजिए कि एक रिसर्च एनालिस्ट है, उसने HDFC बैंक को सजेस्ट करा और HDFC बैंक ऊपर नहीं गया, HDFC बैंक थोड़ा सा नीचे चला गया और इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चला गया, तो यहां पे जो इन्वेस्टर है वो पूछेगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद HDFC बैंक, ये ऊपर क्यों नहीं गया। लेकिन वहीं पे वो रिसर्च एनालिस्ट अगर एक बहुत ही छोटी कंपनी में लगाता है और वहां से लॉस हो जाता है, तो वहां से सीधा सवाल पूछेगा कि तुमने इस कंपनी में पैसे क्यों डाले, व्हाई यू रिकमेंडेड दैट कंपनी। तो यहां पे जो कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है उसको लेके इन्वेस्टर या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका व्यू कुछ और होता है, लेकिन वहीं पे जो छोटे कंपनीज हैं उनको लेके व्यू कुछ और होता है। उनको लगता है कि उनसे सिलेक्टेड परफॉर्मेंस आ सकता है बट सबसे नहीं, और यहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर आ जाती है। कई सारे केस में जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बताया जाता है कि उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि ऐसे ऐसे कंपनी को टच नहीं करना है। अगर एक थ्रेशोल्ड है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, उससे कम है तो उसको टच नहीं करना है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है उसको टच नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उस हिसाब से वो रिसर्च करते हैं जिनमें कि ये कंपनीज जो हैं जो कि मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं वहां पे रडार से बची हुई रहती है। ये रडार पे कब आती है, जब ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी अपना दिखाते रहती है, तो वहां पे एक इन्वेस्टर की नजर पड़ती है, एक बड़े इन्वेस्टर की नजर पड़ती है कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा कर सकता है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज ये होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स खुद सीख करते हैं कि भैया आप आओ, आप यहां पे इन्वेस्ट करो बिकॉज वी आर डूइंग वेल। तो उस केस में भी वहां पे बड़े इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कि हमको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कि अभी तक जिस पे नजर नहीं गया है, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। We just have to research. Next point is that insiders are buying. Insiders are buying का मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जो कि इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां पे जितने भी प्रोमोटर्स हैं या फिर जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी पोजीशन उसमें और बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स दे आर बेटिंग ऑन द कंपनी कि इन फ्यूचर ये जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इफ इनसाइडर्स आर बाइंग, दैट्स अ रियली गुड साइन। कंपनी अगर शेयर भी बाईबैक कर रही है, आपको प्रीमियम पे बाईबैक कर रही है, वहां पे भी दिस इज अ गुड साइन कि कंपनी अपने ऊपर ज्यादा भरोसा कर रही है कि इन फ्यूचर दिस इज गोइंग टू बी अ जैकपॉट। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ कंपनी ऐसी होती है कि एक स्टेबल कंपनी है, अगर वो अपना एक सब्सिडियरी कंपनी लिस्ट करने जा रहे हैं, जैसे टाटा के बहुत सारे कंपनीज हैं या फिर JSW का है, तो वहां पे इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है अगर वो कंपनी की वैल्यूएशन सही हो तो। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा नहीं मानता हूं कि ये चीज अप्लाई होगा। रीजन इज दैट कि जब भी ऐसी कंपनीज आती है तो ऑलरेडी इतना ज्यादा हाइप बना हुआ रहता है कि जब वो लिस्ट भी होती है तो वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा ऊपर लिस्ट होती है। तो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट कि यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर अब कोई भी स्पिन ऑफ कंपनी जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल है वहां पे हम देखने जाएंगे तो इट विल नॉट वर्क। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। पीटर लिंच का यहां पे एकदम एक बैरियर बना हुआ है कि जो कंपनी, इफ द कंपनी इज इन न्यूज वी हैव टू अवॉइड। क्योंकि अगर कोई कंपनी न्यूज में है तो वो न्यूज के हिसाब से रिएक्ट करेगी। अच्छा न्यूज आ रहा है तो वो ऊपर जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर जब चली गई वहां से किसी एक इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट बुक किया और स्टॉक उसके बाद नीचे आ गया। तो एबनॉर्मल रिटर्न, जो मल्टीफोल्ड रिटर्न की बात है, वो यहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा, पीटर लिंच का ऐसा मानना है कि ऐसा कंपनी जिसपे कि बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पे भी कुछ भी श्योर नहीं होता है वहां पे। द थर्ड थिंग इज दैट कि ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा बात चल रही है, लेकिन जब पी पे देखते हैं, पी रेशियो उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। अगर पी बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है, पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, तो वो एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि आने वाले टाइम में इधर वो 1 साल 2 साल या 5 साल कुछ भी वो नॉर्मलाइज जरूर होगा, वहां से इन्वेस्टर्स पैसे निकालेंगे ही निकालेंगे। पी रेशियो इज द गॉड रेशियो व्हेन यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग, और यही सबसे बड़ा
रेड फ्लैग आपको दिखता है, P इज द वन जो कि स्टॉक सेलेक्ट करने में भी आपको हेल्प करेगा एंड स्टॉक को फिल्टर आउट करने में भी आपकी मदद करेगा। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसी बुक से इंस्पायर्ड कि हाउ टू डिजाइन अ पोर्टफोलियो, कितने तरीके के स्टॉक्स हो सकते हैं, किस किस तरीके का रिस्क लिया जा सकता है, कैसे बाय किया जाएगा। दिस इज कमिंग नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।